Hello everyone, this is Meenu Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School Boys Civil Lines, Gurugram. So students, आज हम क्लास 11th फिजिक्स NCERT चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसके कि हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर चुके हैं एंड टुडे वी विल बी डूइंग इट्स 4th पार्ट। जो आज इसके बचे हुए टॉपिक्स है वो आज हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक कि आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो we will be continuing with chapter 5 only, that is laws of motion। इसका पार्ट 4 आज हम करेंगे। तो आइए अब देखें कि इसमें हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं। Here are the topics. First is circular motion। हम पहले देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होती है और सर्कुलर मोशन जब हम कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या क्या और टर्म्स आती हैं, क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then we will be studying about centripetal force with its examples। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, क्यों चाहिए, इसकी क्या नीड है, इससे क्या क्या आगे पॉसिबल है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने करी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव अनदर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को करेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ। सो एग्जांपल्स करने के बाद इसकी हमारे पास आएंगी एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एप्लीकेशंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, जिसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आएंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दोज एप्लीकेशंस आर राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड and banking of roads। These two applications are very important। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर आ जाता है आपको। एंड एट लास्ट वी विल बी हैविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू टेस्ट आवर नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। You can see here हमने बहुत सारी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स दिखाई हैं। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर मोशन में है इस अर्थ के अराउंड। Here you can see the merry-go-round, ये भी एक सर्कल में घूमता है, तो यहाँ पे भी आपके पास सर्कुलर मोशन होगी। यहाँ हमने डिस्कस थ्रो की एग्जांपल दिखाई है कि जो प्लेयर है वो डिस्कस को थ्रो करेगा ऑन दिस रोटेटिंग डिस्क। ये नीचे जो जिस बेस पे वो खड़ा है वो बेस रोटेट करता है, तो इट इज आल्सो हैविंग सर्कुलर मोशन। Then here we have shown the motion of planets around sun। तो अराउंड सन जो प्लैनेट्स है वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी मोशन जो है वो भी सर्कुलर मोशन है। साइक्लिस्ट देखो यहाँ पे बेंड हो रहे हैं, दे आर टेकिंग अ टर्न। तो जरूरी नहीं है कि जब सर्कुलर मोशन हो तो पूरे एक सर्कल का ही राउंड लेना है। सर्कल के अगर एक पार्ट पे भी बॉडी टर्न करती है, एक आर्क पर भी उसका टर्न करती है, दैट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। सो लेट्स see what is circular motion and what is its need। Why to study circular motion? To understand the motion of planets। ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं इसकी हेल्प से। फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ जायंट व्हील है, मोशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट्स है, ये सब सर्कुलर मोशन के अंडर आते हैं। तो अगर हम सर्कुलर मोशन स्टडी कर लेंगे तो हम इनकी मोशन को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। So now what is circular motion? It is the motion of a particle along a complete circle or part of a circle। This is very important। Along a complete circle or part of a circle, जरूरी नहीं है कि पूरा complete circle ही हमें लेना है। For circular motion, it is not necessary that the body should complete a full circle। जैसे कि अभी हमने पीछे साइक्लिस्ट का केस दिखाया था, वो साइक्लिस्ट जो थे उनका हमने एक आर्क दिखाई थी कि वो सर्कल के एक आर्क पे जा रहे हैं, तो उनकी भी जो मोशन थी वो सर्कुलर मोशन थी। सेम थिंग वी हैव मेंशन्ड हियर, इवन मोशन अलोंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। सो ईदर द फुल सर्कल और अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, दोनों में से किसी पर भी अगर मोशन हम लेंगे तो दैट विल बी नोन एज सर्कुलर मोशन। सो हाउ डू वी लोकेट समथिंग ऑन अ सर्कल? अगर हमें सर्कल में कोई किसी चीज की लोकेशन बतानी है कि तो वो हम कैसे बताते हैं? इट इज गिवन बाय द टर्म एंगुलर पोजीशन थीटा। एंगुलर पोजीशन या एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टार, तो स्टार इज शोन हियर। अगर हम इसका यहाँ से देखेंगे स्टार की लोकेशन एंगल के टर्म्स में, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0 हमने इस पॉइंट पे मेंशन करा है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 से इस पॉइंट तक जब हम जाते हैं तो एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री। सो इट्स लोकेशन इज गिवन बाय 90 डिग्री और π/2। तो जो लोकेशन है सर्कुलर मोशन में वो हम एंगुलर पोजीशन से या एंगल से या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शो करते हैं, राइट।
So theta is angular position and angular displacement, like we have shown here कि initially जो angular displacement थी, angular position थी particle की, that was theta I and finally it is theta F after some time. तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है दिस इज थीटा आई और यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल ये थीटा एफ. तो जब पार्टिकल यहाँ थीटा आई से थीटा एफ तक गया तो इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी दैट इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस initial angular position, that is delta theta, and this delta theta is theta f minus theta I. and ये angular displacement आ गई. जैसे कि आप linear motion में displacement करते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज आर टेकन नेगेटिव. अगर हम एंगल्स को ऐसे क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में तो देन दे आर टेकन पॉजिटिव, और अगर ऐसे इस डायरेक्शन में दे आर टेकन नेगेटिव. बट इफ वी मेजर देम एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज देन दे आर टेकन पॉजिटिव. जैसे कि हम ऐसे इस डायरेक्शन में लेंगे जो हम इस डायग्राम में दिखा चुके हैं. हम थीटा आई टू थीटा एफ डेल्टा थीटा हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. और एक फुल रेवोल्यूशन अगर पार्टिकल लेते हैं यहाँ से एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से स्टार्ट हो एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन ऐसे इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, तो उस टाइम जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 360 डिग्री और यू कैन से 2 पाई रेडियंस. Now angular displacement is defined as the angle described by the radius vector. जैसे हमने यहाँ डायग्राम में शो करा कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की है A, फाइनल इज B. तो जब पार्टिकल A to B गया तो इसने जो एंगल कवर करा दैट इज थीटा, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज कवर्ड इन टाइम t and it is denoted by theta here. So in this diagram हमने एक आर्क दिखाई है AB जिसकी लेंथ है S and angle covered is theta and radius of the circle OB और OA is R. तो from here you can say S equals to R theta. How so? Let's see. यहाँ पे देखो हमने दोबारा दिखाया कि ये जो आर्क लेंथ है थीटा I to थीटा F, that this is S. Radius of the arc or radius of the circle is R and angular displacement is delta theta. तो थीटा की डेफिनेशन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ आर्क. आर्क की लेंथ हमने ली है S, रेडियस हमने लिया R, तो इट इज S बाय R. सो डेल्टा थीटा इज S अपॉन R. नाउ यू कैन सी कि जो हमारे पास डेल्टा थीटा ये है रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, दो लेंथ्स ही हैं, S भी एक लेंथ है और R भी एक लेंथ है. सो दैट्स व्हाई दिस डेल्टा थीटा इज अ डायमेंशनलेस रेशियो. इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, बट रिमेंबर इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी. वी हैव ऑलरेडी डन इन फर्स्ट ईयर ऑफ चैप्टर, that is this angle is having as a unit of radian. So this is a radian measure of angle. तो जो angular displacement है वो dimensionless है but its का unit radian है. If we go all the way around the circle, अगर एक complete circle लेंगे तो हमारे पास जो S होगा आर्क की लेंथ वो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड के बाद that will be 2 pi r and theta will be 2 pi. ये पूरा थीटा हमने ऑलरेडी पीछे बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल होगा दिस इज 360 डिग्री और 2 पाई. नाउ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं कि इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे और हमारी फिंगर्स को हम ऐसे कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल. अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो हम अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रिवॉल्व करेंगे, तो थंब की जो डायरेक्शन है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि हमने यहाँ इस डायग्राम में दिखाया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो हमने फिंगर्स अपनी ऐसे ही कर्ल करी तो हमारा थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. सो इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बट इफ द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम अपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, तो तब हमें अपना हैंड जो है राइट हैंड वो ऐसे टर्न करना पड़ेगा एंड थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो तब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगी यहाँ से, राइट. सो दिस इज हाउ यू मेंशन द direction of angular displacement. It is a vector quantity whose direction is given by right hand rule. अगर एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स. नाउ
for this circular motion we need a force that is known as centripetal force. So for that, how we came to this force, what were the points? उसमें से first point he says कि uniform circular motion is an accelerated motion. Generally we say you know that it is an accelerated motion, but question is why it is an accelerated motion, क्योंकि accelerated motion तो वही होती है जिसमें velocity change हो, और यहाँ हम word use कर रहे हैं uniform. तो uniform circular motion, remember, it is an accelerated motion. Why? Because the velocity of the body changes at every instant of time. Velocity is changing. Remember, uniform circular motion doesn't mean that velocity is constant. Uniform circular motion means speed is constant. Speed constant होती है, but direction उसमें हर point पे change होती है. और अगर direction change हो रही है तो velocity भी change हो रही है, और अगर velocity change होगी तो acceleration आएगी. But according to Newton's second law, अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन है तो दैट मीन्स वहां पे कोई फोर्स भी है. एक्सेलरेशन तो बिना फोर्स के नहीं आ सकती. सो there must be a force to produce this acceleration, and that force in this case is centripetal force. So what is centripetal force? From these points, what do we conclude about this? Centripetal force is required for circular motion. No centripetal force, no circular motion. तो circular motion अगर possible है तो वो सिर्फ और सिर्फ centripetal force की वजह से possible है. Now velocity and speed in uniform circular motion, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, O is the center of the circle with radius which is having radius r, और इसकी हमने velocity दिखाई है अलग अलग पॉइंट्स पे. You know कि किसी circular path में velocity जो है that is always represented along the tangent. इस डायरेक्शन इज along the tangent. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये along the tangent, और यहाँ पे भी along the tangent ये होगी. So you can see कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है it is changing at every instant of time. As velocity is changing, so that's why it is an accelerated motion. और अगर accelerated motion है तो हमें इसके लिए एक force चाहिए, that is centripetal force. So question is speed changing in uniform circular motion? Uniform circular motion है तो answer is no. No, speed is constant. Is velocity changing? तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे. सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. सो यहाँ पे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शंस दिखाई हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर हम यहाँ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज रेडियली इनवर्स, इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. These are the directions of velocity and acceleration. Examples of centripetal force, जो हम सर्कुलर मोशंस लेते हैं उसमें हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन से केस में हमारे पास कहाँ से आएगी, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. फर्स्ट एग्जांपल हमने लिए कि अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. हमने एक जैसे सपोज स्टोन ले लिया, उसको एक स्ट्रिंग से टाई करा और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमने रिवॉल्व करा. तो इस स्टोन को इस सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है दैट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, और हमारे केस में जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज इन आवर हैंड्स. तो अगर स्टोन की पोजीशन यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे जो फोर्स टेंशन लगेगी वो हमारे हाथ की तरफ, सेंटर की तरफ ऐसे लगेगी. सो एनी फोर्स विच इज टुवर्ड्स अ सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ने बॉडी को अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से सेंटर की तरफ टर्न करना होता है, तभी बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में जाएगी. इस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स ना लगे टुवर्ड्स सेंटर तो ये तो अलोंग टेंजेंट से भी ऐसे चली जाए, बट ये यहाँ से यहाँ पे आई, दैट मीन्स इसको इनवर्ड्स कोई फोर्स मिली. इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center and along the radius. तो remember, जब भी आपने कभी किसी भी केस में सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है तो जो भी फोर्स towards center of the circle and along the radius एक्ट करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी. तो इस एग्जांपल में that force is tension. So tension in the spring here, it provides the necessary centripetal force to the stone. Second example, for a car which is traveling along a circular road with uniform speed, तो इसको centripetal force कहाँ से मिलती है?
इसके लिए देखो, अगर इस पॉइंट पे हम शो करें तो कार विल गो अलोंग द टेंजेंट, ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, बट ये यहाँ से टर्न ले रही है, तो दैट मीन्स इसके टायर्स को जो ऑपोजिशन मिलनी चाहिए, मीन्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको मिलनी चाहिए, दैट शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर, और जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं. सो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार को मिलेगी वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मिलेगी. नेक्स्ट एग्जांपल, in case of electrons revolving around the nucleus, you know electrons are negatively charged and nucleus is positively charged, तो इन दोनों के बीच में एक strong electrostatic force of attraction है. तो electrons are revolving around the nucleus because of this electrostatic force of attraction. That means इस केस में जो centripetal force है वो electrostatic force of attraction होगी, that will be acting as centripetal force. Then in case of the motion of moon around earth, moon और earth के बीच में कौन सी force है? You know that they are massive bodies, तो उनके बीच में जो force of attraction है that is gravitational force. तो यहाँ पे जो gravitational force है earth और moon की वो centripetal force provide कर रही है. So this is how we will be using centripetal force. कहीं पे electrostatic force है, कहीं पे tension है, कहीं पे gravitational force है. तो we if we know the centripetal force, then we can go for the further calculations as well. Now, what is centripetal force? Now we come to its definition. It is the force acting on a particle performing uniform circular motion, and this force is along the radius of the circle, and it is directed towards the center of the circle. Already explained. जो भी कोई फोर्स हमें चाहिए होती है किसी पार्टिकल को मूव करवाने के लिए, रिवॉल्व करवाने के लिए सर्कल में विद यूनिफॉर्म speed, that force is known as centripetal force, or it is always directed along the radius and towards the center, or we can say, in short, we can say it is radially inwards, right? Now यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमने बता दी सेंट्रीपिटल फोर्स की कि ये रेडियली इनवर्ड्स होगी, बट वी आल्सो नो कि सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट. तो देखो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलोंग रेडियस है, तो वी कैन से कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. सो नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी तक जो भी हमने इसकी एग्जांपल्स लिए हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह ली है, वहां से इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. फर्स्ट वन, इट इज अ रियल फोर्स. रियल है, हमारी कोई इमेजिन करी हुई फोर्स नहीं है. अगर ये फोर्स होगी तो सर्कुलर मोशन होगी. नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन. This force is necessary for maintaining uniform circular motion. Then it acts along the radius and it is directed towards the center. इन दोनों को combine करके आप कह सकते हो कि it is radially inwards. Now this is very important that centripetal force, it does not do any work as it is perpendicular to the direction of displacement. क्योंकि अभी हम पीछे बता के हटे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में हमने क्लियर करा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो नाउ वर्क डन, यू नो, इट इज एफ एस कॉस थीटा. एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, और हमारे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है 90 डिग्री. सो इट इज एफ एस कॉस 90 एंड वी ऑल्सो नो दैट कॉस 90 इज 0. सो वर्क डन इज ऑल्सो 0. नो वर्क इज डन by the centripetal force. As centripetal acceleration we have already studied in the previous chapters that it is v square by r. So therefore centripetal force क्या हो जाएगी? Mass into acceleration, that is mv square by r, or it can also be written as mr omega square. We have already explained there. Now we have another force, that is centrifugal force. Centrifugal force, first of all, it is an imaginary force, or we say that it is a pseudo force which is experienced only in non-inertial frames of reference. मतलब जहाँ पे न्यूटन्स लॉ, स्पेशली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई नहीं होता है, वहां पे हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं. और ये एक इमेजिनरी फोर्स है, हमें आज तक अभी तक इसका कोई रीजन नहीं पता, बट वी सपोज कि शायद ऐसा होगा. दैट्स व्हाई वी से इट इज अ सूडो फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस and it is directed away from the center of the circle, or you can say it is opposite to the centripetal force. ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमने कही थी कि रेडियली इनवर्ड्स होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रेडियली आउटवर्ड्स है.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रोटेटिंग बॉडीज, जो भी बॉडी रोटेट करेगी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, एंड इट्स फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। इसकी एग्जांपल्स देखो, हम कहाँ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी कार मोशन में होती है एंड इट टेक्स अ सडन टर्न सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो कार के पैसेंजर्स हैं दे एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश टू द राइट। ठीक है, अगर आपकी कार जो है वो लेफ्ट को टर्न हो रही है तो आप उसके अंदर बैठे बैठे राइट को टर्न हो जाते हैं, उसके ऑपोजिट। व्हाई इट इज सो? सेंट्रीपिटल फोर्स तो कार को इनवर्ड्स लेके जा रही थी, तो जो फोर्स आपको आउटवर्ड्स लेके जा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। The children sitting in a merry-go-round, they experience an outward force as the merry-go-round rotates about the vertical axis. merry-go-round में भी क्या होता है कि अगर merry-go-round ऐसे टर्न ले रहा है अंदर की तरफ, तो उसमें बैठे बच्चे जो वो बाहर को फॉल करते हैं, तो जिस फोर्स से वो बाहर को फॉल कर रहे हैं that is centrifugal force. And this point is very important कि जो centripetal force है and centrifugal force है, they do not constitute any action and reaction pair. Why? हम ये नहीं कहेंगे, हमने ये कह दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे आर इक्वल, दे आर ऑपोजिट आल्सो, तो हम ये नहीं कह सकते कि दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर्स। व्हाई? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, एंड एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए दोनों फोर्सेस जो है वो रियल होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल तो रियल है बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रियल फोर्स, सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। Now we have applications of centripetal forces in our daily routine. They're very, very important. When a car is moving along a curved road, it is performing circular motion. For circular motion, it is not necessary that the car should complete a full circle. An arc of a circle is also treated as circular path, and motion in that is also circular motion. Okay? But we know that centripetal force is necessary for circular motion. So if the centripetal force is not present, the car cannot travel along a circular path. तो तब क्या होगा? अगर centripetal force नहीं होगी, कार की मोशन सर्कुलर पाथ में नहीं होगी, it will instead travel along a tangential path, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया। देखो इस पॉइंट पे जो कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो along tangent ऐसे होगी। अगर इसके ऊपर ऐसे अंदर की तरफ कोई centripetal force नहीं लगेगी तो ये यहाँ से ऐसे टर्न ही नहीं कर पाएगी, it will go along the tangential path. So सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द कार कहाँ से मिलती है उसको? अगर ये सर्कुलर पाथ में जा रही है तो इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से मिली? फर्स्ट, इट कैन बी प्रोवाइडेड इन टू वेज। फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड, जो टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। देन सेकेंड इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, दोनों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। दीज बोथ points are very, very important. So let's start with the first one. Frictional force between the tires of the car and the road. उसके लिए हम टॉपिक का नाम दे सकते हैं राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। एक लेवल रोड है, कर्व्ड रोड है, उसके ऊपर हम एक टर्न ले रहे हैं, तो वहां पे जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी टर्न लेने की, वो कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो हमने यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक कार टर्न लेगी, तो इस पॉइंट पे जहां इसने टर्न लेना है तो वी हैव शोन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। फर्स्ट इट्स वेट W, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देन नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऑपोजिट टू द वेट अपवर्ड्स, और यहाँ पे जो टायर्स हैं जो कि अलोंग टेंजेंट ऐसे जा सकते थे, उनको जब फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करेगी तो दे विल टेक टर्न। तो रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। सो हियर द सिंबल्स दैट वी हैव कंसिडर्ड आर m, मास ऑफ द कार, v is the speed of the car, r is radius of the curved road, and जो centripetal force है it is provided by the frictional force. So centripetal force is mv²/r and frictional force is mu n, जो कि हम लॉस ऑफ फ्रिक्शन में पहले कर चुके हैं, mu n। और यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि n and w वेट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, क्योंकि कार हमारी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करती। So that's why n and w they balance, तो n equals to w and w you know it is mg, तो इसलिए mu n आ जाएगा mu mg, m and m they cancel out, तो you get v²/r equals to mu g। यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हो, that is √ mu r g। So ये वो वेलोसिटी है with which a car can take a safe turn without skidding। तो यहाँ से हम
मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हैं कि v इक्वल्स टू अंडर रूट mu rg. If the speed of the car increases beyond this value, the car will be thrown off or it will skid. So it is the maximum safe velocity. And another important conclusion कि अगर देखो किसी टर्न का किसी सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा है तो वहां पे हम स्पीड भी अपनी थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं. दैट मीन्स हम उस टर्न को थोड़ा सा फास्ट स्पीड से ले सकते हैं. अगर उस रोड का रेडियस कम हो तो हमें अपनी स्पीड भी कम करनी पड़ती है. दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन कि जब भी आप कोई शार्प टर्न लेते हो तो आपको स्लो जाना पड़ता है, पर अगर कोई लॉन्ग टर्न हो, बड़ा वाला टर्न हो, तो हम वहां पे अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज रख सकते हैं. And if the car has to move at a higher speed, the friction force should be increased. Suppose आप काफी स्पीड पे जा रहे हो तो वहां पे सेफली जाने के लिए म्यू भी ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन भी ज्यादा होना चाहिए. और अगर फ्रिक्शन ज्यादा करते हैं तो उससे दैट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स. दैट मीन्स it is not safe to increase the friction there. The friction, that means frictional force is not a reliable force as it can decrease on wet roads. ठीक है, एक तो इससे वियर एंड टियर हो जाता है टायर्स का, दूसरा अगर वेट रोड्स होंगी, रेनी सीजन हो गया, बारिश होगी, तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगी. फ्रिक्शन कम होगी तो आपको ये स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी. सो हम ये नहीं कह सकते कि स्पीड को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग म्यू, क्योंकि म्यू को एडजस्ट करना भी इजी नहीं है. अगर म्यू बढ़ाएंगे तो टायर्स का वियर एंड टियर हो जाएगा और म्यू अपने आप कम हो सकता है अगर रोड्स वेट हो. सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शन फोर्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन. दैट मीन्स हमारे पास कोई और ऑप्शन भी होनी चाहिए. ये फ्रिक्शन फोर्स तो ठीक है, उससे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही रही थी, बट अगर हम फ्रिक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो फिर हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से लेंगे? तो आंसर टू दैट इज बैंकिंग ऑफ फोर्स. तो हम यहाँ पे बैंकिंग ऑफ फोर्स करेंगे. ना यू मस्ट हैव सीन इन हिली एरियाज. जब हम कभी हिली एरियाज में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ रोड है वो कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं होती, कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं होती. उसका ये आउटर एज हमेशा ऐसे रेज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, या तो ऐसे या ऐसे. ठीक है, तो जो बाहर वाला एज है वो हमेशा थोड़ा सा उठाया जाता है. दिस रेजिंग, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर द इनर एज through a certain angle is known as banking of roads. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये outer edge जो है it is raised with respect to inner edge. तो this raising of the outer edge is known as banking of roads. So why it is done? Banking of roads जैसे कि हमने अभी पीछे बताया कि अगर कभी फ्रिक्शन कम हो जाती है तो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी, हम एक सेफ टर्न नहीं ले पाएंगे विदाउट स्किडिंग. तो बैंकिंग करने से हमें वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी. लेट्स सी हाउ. पर्पस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है फिर? इट इज डन टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे कि हमने कहा कि हो सकता है फ्रिक्शन से प्रॉपर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ना मिले. सेकेंडली, टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स. ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लेनी है तो हो सकता है हमें फ्रिक्शन बढ़ानी पड़े, बट फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो वियर एंड टियर होगा, बट अगर बैंकिंग करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आती. इससे फिर स्किडिंग भी नहीं होगी क्योंकि जितनी हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो मिल सकती है. एंड इट विल ऑल्सो अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, व्हीकल्स की ओवर टर्निंग नहीं होगी क्योंकि उनकी एक प्रॉपर स्पीड सेट कर दी जाती है वहां. सो बैंकिंग ऑफ रोड्स में देखो क्या डिफरेंस आ जाएगा. पहले हमने लेवल रोड पे जो टर्न लिया था उसमें हमारी कार बिल्कुल फ्लैट, यहाँ नीचे ये वाला टायर भी टच हो रहा था, तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन था ये वर्टिकली अपवर्ड्स था. बट अब रेजिंग होने की वजह से कार ऐसे फ्लैट नीचे की तरफ नहीं होगी, रादर ये इसका आउटर वाले जो टायर्स हैं वो थोड़े इनर के विद रिस्पेक्ट टू रेज्ड होंगे एट सम एंगल. तो दैट्स वाई अब इसको जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो इस फ्लैट रोड से नहीं मिलेगा, रादर इस रेज्ड रोड से मिलेगा इन दिस डायरेक्शन. और ये weight it always acts vertically downwards, और यहाँ से जो उसको net force मिलेगी towards the center that will provide the necessary centripetal force. उसको हम explain करते हैं कि ये कौन कौन सी forces होंगी जो towards center आएंगी. So here is the diagram. ये हमारे पास horizontal हो गया और ये raised वाली road होगी जो हमने रेज करी है, जिसकी हमने बैंकिंग करी है. तो ऑब्वियसली हमारा जो व्हीकल है वो इस रोड पे जाएगा, ना कि इस रोड पे. तो ये जो एंगल है बिटवीन द रेज्ड रोड एंड द हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल of banking. So what is angle of banking? The angle made by the surface of the raised road with the horizontal surface is known as angle of banking.
here we have shown some of the forces. First इसका weight W equals to mg, वो हमने vertically downward दिखाया है. फिर हमने इसका नॉर्मल रिएक्शन दिखाया. रिएक्शन रिमेंबर इट इज ऑलवेज गिवन बाय द सरफेस ऑन विच द बॉडी लाइज. हमारे केस में जो बॉडी है वो इस रेज रोड पे लाई करी है, तो इसलिए इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा. If this angle is theta, this is always theta. So this R will be having two components now. R cos theta along vertically upwards, and दूसरा है R sin theta which is along horizontal. ये हमने कुछ फोर्सेस अभी दिखाई हैं, इसमें अभी हमने फ्रिक्शन शो नहीं करी. एंड हियर मेनली वी हैव एक्सप्लेन्ड एंगल ऑफ बैंकिंग कि जो ये रेज रोड का है और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग. Now we will be finding the maximum speed of the vehicle on a banked road with friction. जहाँ पे फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे, और अगर हमारा रोड फ्रिक्शन वाली बैंक्ड रोड पे जा रहा है तो उस टाइम इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जिससे ये एक सेफ टर्न ले सकता है विदाउट स्किडिंग. तो हमने फिर पहले की तरह हम दिखा रहे हैं कि ये रेस रोड होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, और हमारी कार जो है वो रेस रोड पे जा रही है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg. नॉर्मल रिएक्शन इस रेस रोड के परपेंडिकुलर मिलेगा n, और इसका वर्टिकल के साथ जो एंगल हो थीटा, और यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो इनवर्ड एक्ट करेगी ताकि जो हमारी कार है वो स्ट्रेट ना जाके एक टर्न ले सके. m we have taken as mass of the vehicle, r is the radius of curvature of the road, theta is angle of banking, f जो हमने लिया वो फ्रिक्शन फोर्स लिया बिटवीन टायर्स एंड रोड, और बाकी जो फोर्सेस हैं व्हीकल के ऊपर we have already shown here in the diagram. तो फोर्सेस कौन कौन से हमने शो करी हैं. वेट ऑफ द व्हीकल mg that is acting vertically downwards, normal reaction n acting on the vehicle perpendicular to the surface of the road, and frictional force between the tires and the road. ये जो हमारे पास फोर्सेस है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, उनको हम आगे फर्दर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. पहले हम नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं एक बार फिर से. इस डायग्राम में देखो कि n ये था एट सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो अब सिर्फ पहले हम n के कंपोनेंट्स दिखाएंगे. ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे हमने ये नॉर्मल रिएक्शन थीटा दिखाया, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स एंड n sin थीटा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, तो n cos थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड n sin थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब बचे हमारे पास कंपोनेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स के. फ्रिक्शन हमने दिखाया कि ये कार के टायर्स की मोशन को स्ट्रेट ना जाने के लिए ये टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे एक्ट करेगी, इनवर्ड्स एक्ट करेगी. तो ये एंगल भी थीटा होगा अगर हम इस डायग्राम से देखें. ये फ्रिक्शन है. अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल. सो एफ विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक एफ कॉस थीटा ऐसे आएगा इधर को हॉरिजॉन्टल के अलोंग, और एक एफ साइन थीटा नीचे को आएगा mg के टुवर्ड्स. So this is what we have shown, f cos theta along horizontal and f sin theta vertically downwards. तो अब जो टोटल फोर्सेस हैं कंपोनेंट्स है वो एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं. n वर्टिकल के साथ किसी एंगल थीटा पे दिखाया था, f हमने ऐसे नीचे को दिखाया था एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. n के दो कंपोनेंट्स ये n cos थीटा n sin थीटा, f के दो कंपोनेंट्स ये f cos थीटा f sin थीटा, और mg ऑलरेडी हमने वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर रखा है. अब हमारी जो वहाँ कार है, ये व्हीकल है, वो ऐसे तो मूव नहीं करते वर्टिकली. इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस हैं दे मस्ट बैलेंस ईच अदर. तो हमारे पास वर्टिकल फोर्स अपवर्ड तो n cos थीटा है और डाउनवर्ड्स है f sin थीटा प्लस mg. सो दे मस्ट बैलेंस, इसलिए n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और हम यहाँ से mg कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें आगे जाके ये यूज करना होगा. सो mg इज n cos थीटा माइनस f sin थीटा, राइट. एक इक्वेशन तो ये आ गई. दूसरा हमने ये कहा कि जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी. तो इस केस में हमारे पास दो फोर्सेस हैं टुवर्ड सेंटर, वन इज n sin थीटा, सेकंड इज f cos थीटा. तो दीज बोथ विल बी एक्टिंग एज, दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r. यहाँ से mv स्क्वायर बाय r अगर हम लिखे तो इट विल बी n sin थीटा प्लस f cos थीटा. ये जो दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2, हम इनको डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 में था mv स्क्वायर बाय r और 1 में है mg, इनको डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू
इक्वेशन 2 की वैल्यू n sin थीटा प्लस f cos थीटा और 1 की वैल्यू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, वी आर डिवाइडिंग दैम। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट v स्क्वायर बाय rg इक्वल्स टू दिस। नाउ दिस f, इट इज फ्रिक्शन फोर्स व्हिच यू नो इट इज म्यू n। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो लेट v इज द मैक्सिमम, v max is the maximum velocity of the maximum speed of the vehicle. Frictional force at this speed will be मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस एन। ठीक है, तो ये म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एफ की जगह अब हम वहां पे पुट कर देंगे एफ एम और एफ एम की वैल्यू ले लेंगे म्यू एस एन। सो यू गेट वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर सी इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एम कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एम साइन थीटा, और इस एफ एम की जगह अब हम पुट कर देंगे म्यू एस एन। व्हाट वी गेट, जब आप एफ एम की जगह म्यू एस एन पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर सी इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। राइट, अब हमने क्या करा कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे n cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय n cos थीटा। n cos थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू एस n cos थीटा अपॉन n cos थीटा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर n और n कैंसिल हो गए, यहाँ n cos थीटा कैंसिल हो गए, यहाँ नीचे भी n cos थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे n और n कैंसिल हो गए। हियर दिस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, ये tan थीटा आ गया, प्लस यहाँ पे सिर्फ म्यू एस बचा था, नीचे यहाँ पे 1 बच जाएगा माइनस म्यू एस और ये sin बाय cos tan हो गया, तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये वैल्यू आई v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर सी। अगर मैं v मैक्सिमम स्क्वायर निकालूं तो ये आर जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, आर जी इधर मल्टीप्लाई हो गया, और अगर v मैक्स निकालना तो इट विल बी द अंडर रूट ऑफ whole of this value, under root of rg within bracket tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. So this is the maximum safe velocity with which a vehicle can travel on a bank road with friction. तो यहाँ देखो हमारे पास अब स्पीड पहले के कंपैरेटिवली जो हमने लेवल रोड पे निकाला था उसके कंपैरेटिवली स्पीड की वैल्यू ज्यादा है, which does not depend only upon friction, rather it depends upon angle of banking also. इसलिए हम banking को adjust करके velocity को adjust कर सकते हैं। But suppose we have a frictionless road, तो mu s will be 0, यहाँ पे mu s को 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये नीचे वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। So v max will be equal to under root of rg within bracket tan theta upon 1, तो ये just v equals to rg tan theta under root आ जाएगा। So यहाँ देखो अगर हम इन दोनों स्पीड्स को कंपेयर करेंगे तो this speed is very less, so that's why banking is done, ताकि हमारे पास एक सेफ वेलोसिटी आ जाए जो कि जिसके साथ हम वहाँ पे सेफ टर्न्स ले सकें विदाउट स्किडिंग। नाउ प्रैक्टिस टाइम, अभी तक हमने जितने टॉपिक्स करे हम उनके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन ऑफ मास 4 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड इज whirled in a horizontal circle। एक स्टोन है जिसका मास 4 किलोग्राम है और इसको हमने एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 10 मीटर है उससे टाई करा हुआ है और इसको हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, व्हर्ल कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड if the string can withstand a maximum tension of 160 न्यूटन। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है जिससे स्टोन जो है बाहर रोटेट करेगा, और अगर स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम टेंशन जो ये विथस्टैंड कर सकता है वो 160 न्यूटन हो। तो बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एनी न्यूमेरिकल इज कि पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिखो, फिर टू फाइंड आउट लिखो। तो हमें मास गिवन है स्टोन का 4 किलोग्राम और जिस स्ट्रिंग से हमने टाई करा है उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है, आपने एक हाथ में स्ट्रिंग को पकड़ा है और दूसरे एंड पे उसके साथ स्टोन टाइड है, तो आप ऐसे ऐसे जब उसको रोटेट करोगे तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट रेडियस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो दैट्स व्हाई एल जो है वो यहाँ पे आर का काम करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल का, उसको हमने 10 मीटर ले लिया। और टेंशन अभी हमने पीछे करा अपने टॉपिक्स में कि जो टेंशन होती है इस केस में वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करती है, तो इसलिए सेंटीपिटल फोर्स इज 160 न्यूटन और हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है दैट इज v। तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंटीपिटल फोर्स है तो यहाँ से अगर v निकालोगे तो ये आर एफ अपॉन एम अंडर रूट आ जाएगा। राइट, आर एफ एम तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पता है, आर इज गिवन, एफ इज गिवन, एम इज गिवन। इनकी वैल्यूज पुट करी 160 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 4।
ये 4 इंटू 160/4 करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 इंटू 10 400 अंडर रूट दैट इज 20, सो स्पीड कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड. तो इसका जो गिवन ऑप्शन है उसमें से क्या करेक्ट आंसर आएगा? इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. नो, बिकॉज हमने ये कहा था कि सर्कल में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है. इट हैज नो एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी ही, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन. यस, जो सर्कल में एक्सेलरेशन आती है वो इनवर्ड होती है. इट हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन. नो, इट इज नॉट ट्रू, सो दैट मीन्स आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल रिवॉल्व्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ. अगर सर्कुलर पाथ में है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इज इट सो? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमने कहा कि उसके लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. नो एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन इट. फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी आएगी. इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इट इज अगेन रॉन्ग, वो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नो वर्क इज डन बाय इट. यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमने कहा था कि इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है, और जब भी ऐसा होता है तो तब वर्क डन जीरो आता है. जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर, तब हमारे पास वर्क डन हमेशा जीरो होता है. नेक्स्ट, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट. एंगल ऑफ बैंकिंग अभी आपने करा है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग वाला जिसमें हमने स्पीड डिराइव करा था. देखो इसमें एंगल ऑफ बैंकिंग आ रहा है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए अगर हम लेंगे तो tan थीटा के लिए देखो आपके पास म्यू फ्रिक्शन आ रहा है, r रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड आ रहा है, स्पीड ऑफ द व्हीकल आ रहा है. तो अब उसमें ऑप्शंस में देखो हमें क्या दिया है. एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल. नो, इट डिपेंड्स, क्योंकि v इज देयर. रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड कर रहा था, आर आ रहा था उसमें. विड्थ ऑफ द रोड, जब हम आर लेंगे तो उसमें विड्थ ऑफ रोड भी कंसिडर होगी, सो दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन दैट आल्सो. इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द व्हीकल. नो, दिस इज नॉट ट्रू, सो आंसर इज डी. A car is traveling on a circular banked road. The centripetal acceleration of the car is provided by. जो सर्कुलर बैंक रोड पे जब कार जाती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? अभी हमने करा थ्योरी में दो फोर्सेस हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं. एक तो हमने लिया था कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा हमने लिया था फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो देखो इसमें कौन सी ऑप्शंस आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन. नो, सारे का सारा नॉर्मल रिएक्शन नहीं था. वेट ऑफ द कार भी नहीं था. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यस. वर्टिकल कंपोनेंट नो. वर्टिकल कंपोनेंट तो वेट को बैलेंस करने के लिए यूज हो रहा था, तो आंसर इज सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड टू कर्व्स. वेयर इज द कार मोस्ट लाइकली टू स्किड एंड व्हाई? यहाँ पे हमें उसने दो टर्न्स दिखाई हैं. एक टर्न का रेडियस दिया है 33 मीटर, दूसरे का रेडियस दिया है 24 मीटर. तो कहते हैं इन दोनों में से दोनों टर्न्स अगर वो सेम स्पीड से ले तो कहाँ पे स्किडिंग के चांसेस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली जहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी, एंड फोर्स यू नो इट इज mv²/r. जिसका रेडियस कम है वहां फोर्स ज्यादा होगी. तो रेडियस इज लेसर फॉर दिस टर्न. फॉर स्मॉलर रेडियस मोर फोर्स विल बी देयर एंड मोर चांसेस ऑफ स्किडिंग आर देयर. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स. आज हमने क्लास 11th फिजिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया. विद दिस होल चैप्टर 5 इज फिनिश्ड. हमने सारे टॉपिक्स कर लिए. सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, समझो और उनकी रिटन प्रैक्टिस करके देखो, एंड इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.